हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन भी एकदम अच्छी चल रही होगी। कल था संडे और कल था मॉक टेस्ट वाला दिन। तो ऑफ कोर्स मैंने कल ही कर लिया था मॉक टेस्ट और मैंने जो किया था वो 2:30 बजे के आसपास मैं अपना मॉक टेस्ट देने के लिए बैठी थी। तो उस टाइम पर मैंने किया था मॉक टेस्ट। मॉर्निंग में तो नहीं किया था क्योंकि अभी मेरे एग्जाम खत्म हुए हैं। 8, 9 और 10 3 दिन मेरे एग्जाम चले थे, जो कि 8 पेपर हुए हैं। 8 पेपर 3 दिन में खत्म हुए थे मेरे। तो आप में से काफी सारे लोगों के कमेंट थे कि दीदी आपके किस चीज के एग्जाम थे, मतलब तो मेरे डीएलएड के एग्जाम थे, यानी कि बीटीसी के एग्जाम्स थे। तो वही खत्म हुए, उसके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम थे मेरे। तो अभी वो खत्म हो चुके हैं मेरे। तो 3 दिन में हमारे 8 पेपर हुए हैं और 1 दिन में हमें 4 घंटे लिखना था, मतलब 4 घंटे तक का पेपर था। तो बहुत बुरी हालत हुई है भाई। एक तो सबसे ज्यादा ये दिक्कत थी कि घर से, मतलब मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर था मेरा सेंटर। डेली उस टाइम पर आना जाना और फिर मतलब वही टाइम हो जाता था मुझे, क्योंकि मैं सुबह जाती थी 8 बजे के आसपास हम जाते थे। आई थिंक 10 बजे से तो हमारा पेपर था, तो हम 8 बजे से भी पहले जाते थे। मेरे भैया भी थे, उनका भी एग्जाम था, तो हम दोनों ही जाते थे, मतलब कजिन ब्रदर ऐसे ही थे। तो हम दोनों ही जाते थे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ना, जिस भी टाइम हमारा छूटता था ना, हम 6 बजे के आसपास तक ही घर पहुंचते थे, जिसकी वजह से अगले दिन की तैयारी नहीं हो पाती थी अच्छी सी। तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत तो काफी कुछ पढ़ रखा था जो मैंने, इसीलिए मैं बता रही थी आप सभी को कि मेरी 20 दिन से तैयारी नहीं हुई है यूपी पुलिस की, क्योंकि मैं अपने वही सब्जेक्ट पढ़ रही थी। क्योंकि 8 सब्जेक्ट थे, उनको भी मैंने पहले से नहीं पढ़ रखा था, तो इसलिए मुझे वो भी पढ़ने थे। वो सभी चीजें मैंने पढ़ी थी इन 20 दिनों में। तो अभी फिलहाल अब मैं यूपी पुलिस का अपना पढ़ना स्टार्ट करूंगी, रिविजन भी स्टार्ट अभी करूंगी मैं। और क्योंकि अब में से काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपने रिवीजन नहीं करना शुरू किया है, नहीं किया है। तो मैंने अभी 11 तारीख से रिवीजन करना शुरू किया है। और अगर मैं बात करूं तो मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ रही हूँ। हाँ, जैसे कि काफी सारे आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप ऑनलाइन क्लासेस ले रही हो क्या, जो RW पर प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं। तो मैं वो नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में अगर वो सभी प्रैक्टिस सेट लूंगी ना, तो उनमें ज्यादा टाइम निकल जाएगा और पढ़ाई कम हो पाएगी। तो फिलहाल तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मेरे पास जितने भी बुक हैं अपनी अपनी बुक से पढूं। मेरे पास सभी सब्जेक्ट की बुक्स हैं। रीजनिंग मैंने कुछ पढ़ ली थी, कुछ मैं अभी और पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि रीजनिंग का अगर मैं मॉक टेस्ट के स्कोर की बात करूँ, बहुत ज्यादा बेकार स्कोर हुआ है, जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब तक का सबसे बेकार स्कोर रहा है मेरा ये रीजनिंग का, जो इस वाले मॉक टेस्ट में हुआ है। मैथ में काफी अच्छा स्कोर था। तो अभी फिलहाल तो स्कोर की बात कर लेते हैं कि क्या क्या स्कोर रहा है। कुछ सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगी है। रीजनिंग में मेरा स्कोर अब तक का बहुत ज्यादा बेकार हुआ है। और अगर मैं जीएस की बात करूँ, जीएस भी मैंने काफी दिनों से पढ़ नहीं पड़ी है, क्योंकि मेरा भी एग्जाम वगैरह चल रहे थे, तो मैं अपनी उसी की तैयारी कर रही थी। मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, जिसकी वजह से जीएस वगैरह। और जीएस ना ऐसा पार्ट होता है, अगर आप उसको टच में रहते हैं, उसको डेली पढ़ रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, तो ही वो याद रहता है, नहीं तो अदरवाइज वो याद नहीं रहता। जबकि हिंदी मेरा ऐसा सब्जेक्ट है, अगर मैं उसको ना भी पढ़ूँ ना 10-15 दिन, तो भी फिर भी मुझे पता रहता है, क्योंकि हिंदी हम पढ़ते ही आ रहे हैं जितने भी हम टाइम है पूरा, मतलब जब से हमने पढ़ना शुरू किया। और अभी तक अगर हम बात करें तो हम एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है हिंदी, जिसको हम पढ़ते ही आ रहे हैं। मैथ और हिंदी तो हम पढ़ते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए हिंदी में मेरा ज्यादा स्कोर जो है वो ऊपर नीचे नहीं होता, चाहे मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। लेकिन जीएस में मैं जैसे ही पढ़ना छोड़ देती हूँ तो मेरा स्कोर डिक्रीज होता चला जाता है। तो अभी बात करूं, जो अभी जीएस का जो स्कोर था, इसमें मेरा ये भी बेकार ही हुआ है और रीजनिंग का भी काफी बेकार हुआ है। मैथ और हिंदी में ठीक स्कोर हुआ है। बाकी मुझे लगता है कि रीजनिंग में कहीं ना कहीं मैंने भी कुछ मिस्टेक की है, कहीं ना कुछ मैंने काफी सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्ट भी रखे हैं, मतलब मुझसे जो नहीं हो रहे थे वो मैंने अनअटेम्प्ट ही छोड़ दिए थे। और जीएस मुझे ऑफकोर्स थोड़ी सी डिफिकल्टी लगी थी। और बाकी अब बात कर लेते हैं कि रियल स्कोर क्या क्या रहा है। और सबसे पहले तो मैं आप सभी के जितने भी आपने लास्ट, मतलब हम, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि हम 1 हफ्ते बाद मिल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वो वीडियो बनाई थी वो भी मॉक टेस्ट के एनालिसिस की थी, वो जो लास्ट संडे में थी आई थिंक। तो उसके बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो आपके ज्यादातर काफी सारे कमेंट्स भी होंगे, तो आई होप मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी। तो सबसे पहले तो उस चीज के लिए भी काफी ज्यादा सॉरी बोलना चाह रही हूँ। और अगर मैं बात करूँ, मैथ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ का पेपर, मतलब मैथ का जो पार्ट था वो इजी था। अगर मैं बात करूं, मुझे आज काफी इजी लगा मैथ, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा ज्यादा करने में। मतलब जब इजी होता है तो सीधी सी बात, आपको टाइम भी कम ही लगेगा। आज मेरे 20 क्वेश्चन ठीक हुए मैथ वाले पार्ट के अंदर, और ये मैंने किए हैं 19 मिनट में। तो 20 क्वेश्चन मेरे ठीक हुए मैथ वाले पार्ट की। अगर मैं बात करूँ तो जो मैथ वाला पार्ट था ना, इजी था काफी, सारे क्वेश्चन ऐसे थे। और अगर आप डाटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन देखोगे तो वो भी इजी थे। ऐसा नहीं था कि जैसे लास्ट जो मिनी मॉक टेस्ट मैंने दिया था उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन काफी ज्यादा डिफिकल्ट थे, लेकिन इसमें तो इजी थे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर कि उसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ वो डायग्राम देखकर, वो जो बनी हुई तालिका ऐसी बनी हुई थी, उनको देखकर ही आपका आंसर आ जाता। तो ऐसा था। तो मैथ वाले पार्ट में आज 20 हुए हैं मेरे ठीक, और 19 मिनट का इसको करने में टाइम लगा है। आई होप कि पेपर में भी इस तरह का एक मैथ वाला पार्ट आ जाए और बाकी पार्ट भी इस तरह के आ जाए, थोड़ा इजी से।
रीजनिंग ऐसी नहीं आनी चाहिए जैसे इस वाले पेपर के अंदर आई थी, मतलब इस मॉक टेस्ट के अंदर। तो मैथ्स के अंदर मेरे 20 क्वेश्चन ठीक हुए हैं 19 मिनट के अंदर, कोई अनअटेम्प्ट भी नहीं है, कोई इनकरेक्ट भी नहीं है। और अगर रीजनिंग की बात करूँ, जिसने सबसे ज़्यादा रुलाया इस वाले पेपर के अंदर, मतलब इस वाले एग्जाम में, इस वाले मॉक टेस्ट में, जो सबसे ज़्यादा बेकार स्कोर रहा है मेरा रीजनिंग के अंदर, जो कि है 36 क्वेश्चन। कभी भी मेरे इतना कम तो स्कोर नहीं रहा है रीजनिंग के अंदर जितना इस वाले में रहा है। तो मेरे मिनिमम जो मेरा स्कोर था रीजनिंग के अंदर वो था 39, तो इस वाले में तो 36 ही पहुंच गया। ये पता नहीं इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी क्या था। ठीक हो, मैंने मान लिया कि चलो डिफिकल्ट था, बट मुझे लगता है कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ी भी थी, फिर भी इतना ज़्यादा कम स्कोर होना तो मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कम स्कोर नहीं होना चाहिए था। आई थिंक 39-40 तक तो आ ही जाना चाहिए थे। बेशक थोड़ी सी इंग्लिश, मतलब जो रीजनिंग वाला पार्ट था थोड़ा सा डिफिकल्ट था, कुछ इजी भी थे, लेकिन कुछ तो ज़्यादा सीरीज वाले क्वेश्चन भी काफ़ी दे रखे थे आज एक, तो इस वजह से कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। तो रीजनिंग के अंदर 36 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 11 क्वेश्चन गलत हैं। देखो गलत वाला पार्ट भी तो काफ़ी ज़्यादा है ना, 11 क्वेश्चन गलत हैं और 8 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं। 57 मिनट इसको करने में लगे हैं। 36 क्वेश्चन 57 मिनट में, ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा मुझे मतलब रीजनिंग वाला पार्ट देखकर तो सच में बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हुआ था मेरा कि मैंने 36 क्वेश्चन किए हैं, वो भी सिर्फ मतलब वो 57 मिनट लिए हैं मैंने इसको करने में। कितना ज़्यादा मैंने यहाँ पर टाइम वेस्ट किया और मतलब क्वेश्चन इतने कम ठीक हुए हैं। तो रीजनिंग वाले पार्ट ने तो सबसे ज़्यादा निराश किया है। और हिंदी वाले पार्ट में मेरे 36 क्वेश्चन ठीक हैं और 1 क्वेश्चन गलत है। हिंदी को करने में मैंने टाइम लिया है 9 मिनट का। तो हिंदी ठीक थी, हिंदी मुझे कुछ डिफिकल्ट नहीं लगी, ठीक लगी मुझे हिंदी वाला पार्ट। तो हिंदी में मेरा आजकल स्कोर इतना ही आ रहा है, 35 के आसपास से 34 के आसपास। जो मैंने मिनी मॉक टेस्ट भी दिए हैं उनके अंदर भी इतना ही आता है, बल्कि मैं थोड़ा सा टाइम और कम करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर मैंने 9 मिनट लिए हैं, तो मैं फिर भी सोचती हूँ कि और भी कम कर सकूँ इस टाइम को, क्योंकि वहाँ पर हमें गोले वगैरह भरने होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से हमें और भी कम टाइम करना पड़ेगा इसके लिए। हिंदी में मेरे 36 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 1 क्वेश्चन गलत हुआ है और 9 मिनट का इसको टाइम लगा है। अभी मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी जहाँ पर मैं थोड़ी सी अटक गई थी। रीजनिंग वाला कुछ पार्ट था जहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार सोल्व किए, 1 से 2 बार भी सोल्व किए, लेकिन या तो उनका आंसर गलत हुआ है या फिर आया नहीं था। हिंदी के अंदर एक क्वेश्चन था जो मेरा गलत हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करना है। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग में मेरे 20 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 8 क्वेश्चन गलत है। ये भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गलत है, इसको भी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। 4 मिनट इसमें दिखा रहा है, 4 मिनट तो नहीं लगे होंगे, 4 तो बहुत ही कम दिखा रहा है ये। हाँ, तो हो सकता है कि 8 से 9 मिनट इसको करने में भी लगे होंगे जीएस वाले पार्ट को, क्योंकि कभी कभी टाइम ऐड नहीं होता। जैसे आप में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए थे कि दीदी हमारा टाइम सो ही नहीं हो रहा है, सेकंड में ही सो रहा है। तो वो इसलिए होता है, आप एक तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन होता है और उसी के नीचे एक ऑप्शन होता है सेव एंड नेक्स्ट का। तो अगर आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो वो आपका टाइम उस वाले पार्ट में, जिस वाले पार्ट में आपने उसको सेव एंड नेक्स्ट किया होगा, वहीं पर ऐड हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना, सिर्फ नेक्स्ट करोगे, तो वो टाइम कुछ नहीं दिखाएगा, आपको दिखाएगा कि आपने पूरा पेपर भी कर लिया और 0 सेकंड में हुआ है सोल्व। तो इसलिए टाइम ऐड करने के लिए ये करना होता है। तो कभी कभी तो मुझे ध्यान रहता है कि मुझे सेव एंड नेक्स्ट करना है, लेकिन कभी कभी इतनी ज़्यादा जल्दी होती है, मैं सिर्फ नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाती हूँ। इसलिए मैं इतना टाइम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। कि जहाँ तक मैथ में 19 मिनट लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगा हुआ है एग्जैक्टली, क्योंकि हो सकता है कुछ 1-2 मिनट का इधर उधर हो जाता है इसकी वजह से, जब हम सेव एंड नेक्स्ट नहीं करते हैं तो। और बाकी अगर मैं टोटल टाइम की बात करूँ तो टोटल टाइम जो ये दिखा रहा है, ये 1 घंटा 31 मिनट दिखा रहा है, जबकि मैंने पूरे 2 घंटे लिए थे। एक्चुअली मैं ना रीजनिंग का दोबारा से मतलब रीजनिंग को रीचेक कर रही थी और मेरा ऑटोमेटिकली अपने आप सबमिट हो गया था। तो टाइम तो मैं कभी कम नहीं देती हूँ, जितना 2 घंटे का पूरा टाइम मिलता है पूरा टाइम यूज़ करती हूँ। तो 1 घंटा 31 मिनट ये दिखा रहा है, लेकिन मैंने पूरा टाइम लिया था। तो अब अगर मैं ओवरऑल स्कोर की बात करूँ तो मेरा ओवरऑल जो स्कोर रहा है वो 214 रहा है। 300 में से 214 मेरा स्कोर रहा है, जिसमें से 112 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 20 क्वेश्चन गलत हैं और 18 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है। मुझे लगता है आज मेरे अनअटेम्प्ट क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्कोर भी डिक्रीज हुआ है। और फिर ये भी है कि मैंने काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा है, क्योंकि अभी मैं अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। अभी मेरे 10 तारीख को ही खत्म हुआ एग्जाम, और उससे पहले आई थिंक मैं 21 तारीख से मैं लग गई थी, 21 या 18-20 के आसपास से मैं लग गई थी अपना डीएलएड के एग्जाम्स का पढ़ने के लिए। और उस बीच टाइम में मैंने मतलब यूपी पुलिस के एग्जाम्स का नहीं पढ़ा था, कुछ थोड़ा बहुत, कुछ शायद रीजनिंग वाला पार्ट हो सकता है मैंने पढ़ा, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुझे अपने वो 8 सब्जेक्ट भी तैयार करने थे उसी टाइम के अंदर। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा था, लेकिन अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना रिवीजन वगैरह, मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ। तो अगर एक तो आप मुझे बता देना आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है और कहाँ से क्या क्या पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। मैं ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ ये सोच कर ही नहीं ले रही हूँ कि मेरा ज़्यादा टाइम निकल जाएगा ऑनलाइन क्लासेस लेने में और पढ़ाई कम हो पाएगी, और मेरे पास अभी फिलहाल टाइम भी कम है, तो मुझे ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा इतने दिनों का सब कुछ छूट चुका है पीछे का, और आप सभी ने तो पढ़ ही लिया होगा, आधे से ज़्यादा रिविजन हो चुका होगा आप सभी का। सो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल स्कोर 214 रहा है 300 में से, और करेक्ट जिसमें 112 हैं, इनकरेक्ट 20 हैं और अनअटेम्प्ट क्वेश्चन 18 हैं।
एक्यूरेसी 84% है, 84.84% एक्यूरेसी दिखा रहा है। तो इस पर ना अभी मैंने अपना मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद मैंने सबमिट किया जो रिजल्ट वगैरह जो भी दिखाता है, उसके बाद जो मेरा स्कोर लिखाया था ना उसमें नहीं लिखाया था कि मैंने कट ऑफ क्लियर की है, तो थोड़ा सा मैं अपसेट थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने शाम को चेक किया ना अपना वो सब मैच करने के लिए कि मेरा कौन सा क्वेश्चन ठीक हुआ है कौन सा गलत हुआ है, तो तब वहां पर दिखाने लगा कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया था। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि जब हम कुछ टाइम बाद अपना रिजल्ट चेक करते हैं ना, कभी कभी उसमें होता है कि हमारा स्कोर या तो इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। ऐसा मेरे साथ पिछले वाले मॉक टेस्ट में होता है, आई थिंक, या उससे पिछले में मेरे 219 नंबर थे, और फिर जब मैंने नेक्स्ट डे चेक किया तो मेरे 216 हो गए थे। तो ऐसा पता नहीं है डिक्रीज कैसे हो जाते हैं नंबर। तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन कहाँ पर मिस्टेक हुई थी या क्वेश्चन जो गलत हुए थे वो वाले क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। कुछ आलतू फालतू के क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, 2-4 ही हैं। तो जिसमें सबसे पहला एक हिंदी का क्वेश्चन था कि आने वाला क्षण लाल नजर आता है, इसमें रेखांकित शब्द का वचन पहचानना था। तो मैंने तो इसका जो वचन चूज किया था वो चूज किया था सदैव एक वचन, क्योंकि क्षण का तो बहुवचन मेरे से तो कुछ बना ही नहीं, मैंने काफी बनाने की कोशिश भी की, बट इन्होंने बोला है मतलब जो इसका रियल एक्चुअल आंसर है ये है एक वचन। तो प्लीज इसको बताना कि क्या ये बहुवचन बन सकता है, तभी तो इन्होंने लिया होगा कि सिर्फ एक वचन है, सदैव एक वचन नहीं होता है। क्योंकि मैंने इसका ट्राई किया था कि मैं क्षण का कुछ बहुवचन बना पाऊँ, क्षण, क्षणों, क्षणिक, ऐसे करके मैंने काफी ट्राई किया, कुछ बन नहीं रहा था। तो इसलिए मुझे सदैव एक वचन लगा था, इसलिए मैंने ये वाला चूज किया था। यही क्वेश्चन मेरा गलत हुआ हिंदी के अंदर, बाकी सारे क्वेश्चन ठीक है। और अब मेरे ज्यादातर जो कुछ गलत होता है तो कभी कभी वो गद्यांश वाले पार्ट में गलत हो जाता है, जो कि होता है ज्यादातर तो गद्यांश का वो क्वेश्चन गलत होता है। गद्यांश का शीर्षक निकालना ये डिफिकल्ट लगता है मुझे, कभी मेरा ठीक ही नहीं होता, बस मुश्किल से 1-2 बार ही ठीक हुआ होगा। और उसके बाद एक क्वेश्चन था रीजनिंग के अंदर कथन और निष्कर्ष वाला। तो ये वाला क्वेश्चन था कि वर्तमान समय में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है, फिर भी भारत में ये जो दर है बाल मृत्यु दर अधिक है। तो इसके 2 निष्कर्ष दिए हुए थे, तो मैंने चूज किया था कि इसमें कोई सा भी निष्कर्ष पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि और इन्होंने दिया है कि सेकंड वाला निष्कर्ष पालन कर रहा है। तो आप ये बताओ कि सेकंड वाला निष्कर्ष पालन कैसे कर रहा है, क्योंकि जब इसमें दिया है कि बाल मृत्यु दर कम करने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए, तो ये बताओ ये तो कार्यवाही हो गई ना, कथन कार्यवाही बन जाएगी अगर हम सेकंड वाला ऑप्शन चूज करते हैं। मुझे भी लग रहा था कि सेकंड वाला ही ठीक होगा, लेकिन मैंने सिर्फ यही सोचकर नहीं लगाया, क्योंकि जब मैं एक बार राहुल सर से पढ़ रही थी तो उन्होंने बताया था कि कंक्लूजन है तो कंक्लूजन की तरह इसको सोल्व करो, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम अगर ऐसी कुछ चीज होती तो हम ये वाली कार्यवाही करते। तो इसलिए मुझे गलत लग रहा था, इसलिए मुझे भी लग रहा था कि सेकंड चूज करूं, बट फिर मैंने चूज नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा कि कथन कार्यवाही बन जाएगा अगर मैं सेकंड वाला ऑप्शन चूज करूंगी तो। इसलिए मैंने दोनों ही निगेटिव में चूज किए थे, जिसकी वजह से ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। तो प्लीज आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देना कि आपने क्या सोचकर क्या लगाया था। और एक क्वेश्चन था वर्ली चित्रकला वाला, ये था जीएस के पार्ट के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ चित्रकला का, मैंने इतना तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने सीटेट वगैरह का जो एग्जाम दिया था ना उसके अंदर काफी सारी पेंटिंग्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो वर्ली चित्रकला इसलिए मुझे पता था। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र से होती है और गोबर वगैरह से बनाई जाती है, गोबर और मिट्टी को मिलाकर बनती है। और भी बहुत सारी चित्रकला के बारे में पढ़ा था, जिसमें मधुबनी भी है, और सौराष्ट्र में जो नाग गुम्फन बनाई जाती है, और भी बहुत सारी हैं। तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन का मैंने मतलब पढ़ा नहीं था, लेकिन मुझे सीटेट वाला थोड़ा सा ध्यान था। और भी बहुत सारी होती है जो हमने सीटेट के अंदर पढ़ी थी, क्योंकि अगर आप देखोगे ना एनसीईआरटी के अंदर पहले से जो 8वीं तक की एनसीईआरटी है वो पढ़नी पड़ती है उसके अंदर। तो उसके अंदर थी ये सभी चीजें, मधुबनी की पेंटिंग्स, किन रंगों का यूज होता है, कैसे कलर होते हैं, पटोला बुनाई, और भी बहुत सारी चीजें थी। तो ये वाला क्वेश्चन वहीं से लगा मुझे, आसान था इसलिए। और हिंदी के अंदर क्वेश्चन था कि हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। तो मैं तो आपको सीधा सीधा बताती हूँ, मुझे नहीं पता था ये, मैंने तो ऐसे ही चूज किया था कि साम नारायण पांडे जी हो सकते हैं, क्योंकि एक तो हरिओद जी की मैंने रचनाएं पढ़ी हैं, मुझे पता है, उनकी तो नहीं थी ये। और सोहनलाल द्विवेदी जी की भी मैंने पढ़ी है, इनकी दूध बताशा है और इस तरह की रचनाएं हैं इनकी। तो ये वाला तो मुझे पक्का था कि हरिओद जी नहीं हो सकते और सोहनलाल द्विवेदी जी नहीं हो सकते। राणा प्रताप नाम के मैंने कोई कवि, तो ये जो रचनाकार या लेखक जो भी हुए हैं ये मैंने नहीं सुना। महाराणा प्रताप जी का नाम सुना है, लेकिन राणा प्रताप कोई रचनाकार या लेखक है ये भी नहीं सुना था। तो मुझे ये सी लग रहा था कि शायद नारायण पांडे जी हो सकता है, इसलिए मैंने सी चूज किया था। तो मुझे इसका पक्का नहीं आता था ये वाला क्वेश्चन, हिंदी का था ये, तो होपफुली बट मेरा ये ठीक हो गया था। और देखो एक क्वेश्चन था रीजनिंग के अंदर की, एक पंक्ति में 47 गाड़ियां हैं, काली गाड़ी दाईं छोर से इतनी है और सफेद गाड़ी दाईं छोर से इतनी है, तो इनके मध्य गाड़ियां निकालनी थी। तो इस क्वेश्चन को करने का ना एक सीधा फॉर्मूला होता है, अगर दोनों जो गाड़ियां दी है ना इनकी एक ही जगह से डिस्टेंस पता होनी चाहिए, यानी कि या तो दोनों की लेफ्ट से पता होनी चाहिए या दोनों की राइट से, ठीक है। तो लेफ्ट की जो बड़ी वाली पोजीशन होगी उसमें से लेफ्ट की छोटी वाली पोजीशन को घटाकर एक और माइनस करेंगे, क्योंकि हम वो वाली जो कंडीशन होती है ना उसको 2 बार ले चुके होते हैं, इसलिए एक बार उसको माइनस करना पड़ता है। यानी कि L1 माइनस L2 बोल दो या कुछ भी बोल दो आप उसको, -1, यानी कि जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में से छोटी घटानी है और फिर छोटी में से भी एक घटाना है।
तो ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए बता दिया था कि जो आपको इजी लग जाएगा ना, इस वजह से अगर पता होगा आपको कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगता है। ये फॉर्मूला हमें बताया हुआ है अरुण सर ने, जो अरुण सर रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो इसमें ये वाले क्वेश्चन था, आसान था, ये हो गया था। और इसके बाद एक था ये जो घन वाला क्वेश्चन। तो मुझे अभी किसी का कमेंट आया था, कल परसों मैंने देखा था, तो उन्होंने बोला था कि अभी भी ये वाला जो चैप्टर है उनको डिफिकल्ट लग रहा है। तो मैंने आप सभी को बताया था, आप ये वाला चैप्टर ना राहुल शर्मा सर ने क्यूब एंड क्यूबॉइड वाला चैप्टर काफी अच्छे से करा रखा है, जिसमें बहुत आसानी से आप इसमें एन की वैल्यू निकालना और कितने घन पर कौन सा कलर हुआ ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन आया था आज, 49 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी फलकों पर बैंगनी रंग वाला। तो सबसे पहले तो इसमें एन की भुजा मतलब एन की वैल्यू निकालनी थी। 49 सेंटीमीटर उसकी भुजा है, यानी कि एक साइड की जो लंबाई है वो 49 सेंटीमीटर है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि 7-7 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घन काटने हैं। तो 7-7-49 यानी कि एन की जो वैल्यू होगी वो 7 आ जाएगी। और यहाँ से एन की वैल्यू निकालने के बाद उसके बाद पूछा है कि जिनका केवल एक ही फलक रंगा हुआ है। तो एक ही फलक जो रंगा हुआ होगा ना, उसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। इस वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा और एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 7। तो ये आसान था, हो गया था ये क्वेश्चन। तो ये वाले क्वेश्चन में बस यही होती है, तो एन की वैल्यू निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए, चाहे किसी भी तरह की कंडीशन दी हुई हो। अगर हमें एन की वैल्यू अच्छे से निकालना आती है तो ये वाला क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। एन की वैल्यू निकालने के बाद तो सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और अगर फॉर्मूला नहीं पता हो तो डायग्राम बनाना आना चाहिए, फिर आराम से हो जाता है। तो बस यही थे कुछ क्वेश्चन जो थे थोड़े मुझे अजीब से लगे, जहाँ पर मेरी मिस्टेक हुई है। मिस्टेक तो और भी काफी क्वेश्चन में हुई थी, लेकिन रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे मिस्टेक हुई है मेरी, और जहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन गलती से भी गलत हो जाते हैं। जैसे हम बार बार उसको आगे पीछे करके देखते रहते हैं, स्क्रॉल करके देखते रहते हैं, तो गलती से कहीं भी क्लिक हो जाता है। 1-2 क्वेश्चन तो इस तरह से मिस्टेक सभी की होती है। तो बस इस तरह का यही स्कोर था। अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको एक बार दोबारा स्कोर बता देती हूँ। 214 मेरा स्कोर रहा है 300 में से, जिसमें से 112 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं, मुझे सिर्फ हिंदी और मैथ वाला पार्ट ही इजी लगा था, बाकी रीजनिंग वाला पार्ट और जीएस वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगा मुझे। और अगर मैं बात भी करूं तो वैसे मेरे रीजनिंग का जो स्कोर रहता है ना, वो 42 से 39 के बीच, इसके बीच में ही रहता है स्कोर। लेकिन इस बार तो बिल्कुल ही हद ही हो गई है, मतलब 36 स्कोर आया है। तो ऑफकोर्स इम्प्रूव करेंगे, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे कोई पढ़ना पड़ेगा ऑनलाइन रीजनिंग के लिए, जो सब्जेक्ट मेरे वीक हैं, जहाँ पर मिस्टेक हो रही है जिन टॉपिक्स में। तो मैं कोशिश करूंगी ये जो पार्ट है, जो सीरीज वाला जो पार्ट है रीजनिंग के अंदर, इसको कहीं से पढूं। तो बस यही मिस्टेक थी रीजनिंग के अंदर। और बाकी जीएस वगैरह का मैंने रिवीजन तो मैंने स्टार्ट कर दिया अपना। बाकी मैं मैथ की मेरे पास बुक है, लेकिन मैथ और हिंदी को मैं थोड़ा कम पढ़ूंगी। पहले रीजनिंग और जीएस वाला पार्ट पढ़ने वाली हूँ अच्छे से, क्योंकि इनमें ज्यादा मेरी मिस्टेक हो रही है और इनमें ज्यादा मेरा स्कोर डिक्रीज हो रहा है। तो फिलहाल मैं यही दोनों सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ। और बाकी आप सभी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।